अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र हमारा कनाडा से। आज मैं आप के साथ अपने राय का इज़हार करूँगा कि वो फैमिलीज़ जो कहीं से भी कनाडा आ रहे हैं ऑन परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा। फ़र्ज़ करें कि अगर उनको जॉब नहीं मिलती शुरू के 2, 3 या 4 महीनों में, तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पर सर्वाइवल के। और मैं ये इस वजह से बता सकता हूँ क्योंकि मैं ख़ुद अपनी फ़ैमिली के साथ साल 2023 के फ़रवरी में, यानी अभी से 3 महीना पहले, पाकिस्तान से कनाडा आया हूँ। मुझे तो ख़ैर माशाल्लाह 2 महीने में जॉब मिल गई, लेकिन क्या मैं करता अगर मुझे ये जॉब ना मिली होती, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको नहीं मिली और वो अभी तक सर्च कर रहे हैं। उनमें से कुछ को तो मैंने भी रेफ़र किया है अपनी कंपनी में। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ऐसा भी होता है कि आप जॉब करना चाह रहे हो, आप जॉब ढूँढ रहे हो, लेकिन आपको जॉब ना मिले, लेकिन आपके अखराजात तो नहीं रुकते। तो ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, उसी के बारे में आज की वीडियो है। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक थम्स अप दे दें। नाज़रीन, मुझे तो जॉब मिल गई, लेकिन क्या होता अगर मुझे जॉब ना मिली होती। मतलब मैं फरवरी में आया था, फरवरी गुजर गया, मार्च, अप्रैल, मई, अब जून के हम मिडिल की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि अभी समझ लें कि 3.5 महीने होने आ रहे हैं। और अगर आप अपने साथ से प्रूफ ऑफ फंड्स ही लेकर आएंगे तो याद रखिए कि वो बमुश्किल काफ़ी होंगे 5 महीनों के लिए। 5 से ज़्यादा महीने, अगर ख़ास तौर पे आपके बच्चे नहीं हैं और आपको कोई चाइल्ड बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि बग़ैर जॉब के आप सर्वाइव कर लें। वैसे होता ये है कि जिन फैमिलीज़ के बच्चे नहीं होते, वहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही फ़ौरन जॉब्स तलाश करने लग पड़ते हैं। तो आम तौर पे पीपल एंड अप बीइंग फॉर्चुनेट इनफ कि दोनों को ना सही तो एक को तो कम से कम जॉब मिल ही जाती है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपके बच्चे हैं, तो एक बच्चा भी अगर आपका है तो उसका चाइल्ड बेनिफिट आपको 6 से $700 पर मंथ मिल जाएगा। उसके साथ आपका फ़र्ज़ करें अगर 5 महीने आपके पैसे लास्ट करने थे तो 6 महीने कर जाएंगे, 6.5 महीने लास्ट कर जाएंगे। इससे ऊपर आपके पैसे लास्ट नहीं कर सकते अगर आप अपने साथ सिर्फ प्रूफ ऑफ फंड्स ही लेकर आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है शुरू दिन से, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात आपने नोट करनी है, आते साथ अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रोसीड करें। सबसे पहले आपको G1 ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा। G1 की तैयारी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस हैं जिसमें G1 के सारे क्वेश्चंस बताए गए हैं। अपने ऑन पर तैयारी करके जाएं। जब जाएंगे, जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी वक्त आप G1 का टेस्ट दे सकते हैं। G1 आप क्लियर कर जाएंगे उसी वक्त। एक अटैम्प्ट में नहीं क्लियर करते, वहीं पर दोबारा से $16 भर के आप दूसरी अटैम्प्ट दे सकते हैं। आप अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स दे सकते हैं जब तक कि आप क्लियर ना कर जाएं G1। उसमें बेसिकली आपको 80% मार्क्स लेने होते हैं। क्वेश्चंस के सेगमेंट्स होते हैं, दोनों में आपको 80% मार्क्स लेने होते हैं। तो आप एक दफ़ा तैयारी करके जाएंगे तो बमुश्किल 2 दिन आपको लग जाएंगे तैयारी करने में। तो आप सबसे पहले जाकर G1 का टेस्ट दे दें, क्योंकि आपको साथ ही G2 की या G की डेट लेनी है। और याद रखें, जैसे ही आप डेट लेने की कोशिश करेंगे उस वक्त आपको डेट अवेलेबल नहीं होगी, यानी जब आप डेट सर्च कर रहे होंगे उससे कम से कम 1 से 1.5 महीने के बाद की आपको डेट मिलेगी, क्योंकि उसके पहले की सारी डेट्स बुक होती हैं आमतौर पर। तो इट टेक्स टाइम। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही आप कनाडा लैंड करेंगे तो 3-4 दिन आप अपनी थकान उतार लें, सिस्टम को समझ लें, उसके बाद फ़ौरन से G1 की तैयारी करें और 2 दिन लगाकर तैयारी करके G1 का टेस्ट देकर G2 की डेट ले लें। वो डेट ही आपको कम से कम 1 महीने बाद की मिलेगी। अब आपने ये करना है कि आपने G2 की तैयारी करनी है, लेकिन G2 की थ्योरी आप ज़्यादा पढ़ लें। आप अगेन उसके लिए यूट्यूब पर वीडियोस देखें कि G2 के टेस्ट में क्या होता है। वो सारी चीज़ें आप अपने ऑन पर सर्च करके और अपने जहन में कॉन्सेप्ट्स को बिठाकर तैयारी आपने वो करनी है कि एग्ज़ाम आपका जिस दिन है, यानी जिस दिन टेस्ट है, उसी रोज़ आप एग्ज़ाम से ठीक 2 घंटे पहले आप क्लास ले लें और जिस इंस्ट्रक्टर से क्लास लेंगे उसी की गाड़ी आप यूज़ कर सकते हैं G2 एग्ज़ाम में। वही जो ठीक 2 घंटे पहले ली हुई ट्रेनिंग होती है, उसी में आप उस रास्ते को समझ जाते हैं जिस पर आपका टेस्ट होना होता है। और बेसिकली वही ट्रेनिंग है जो आपके ज़हन में भी बैठती है। अगर आप पहले से क्लासेस लेना शुरू कर देंगे तो आमतौर पर ज़हन से निकल जाती हैं चीज़ें। तो G2 के लिए आपने एम करना है आते ही, और अगर आप ठीक से तैयारी करेंगे तो होपफुली आपको G2 या G जैसे भी जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हों, आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं फिर विदिन 1.5 मंथ्स ऑफ रीचिंग कनाडा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आपके पास G2 या G लाइसेंस आ जाएगा तो आप गाड़ी ले सकते हैं उन्हीं पैसों से जो आप प्रूफ ऑफ फंड्स के लिए अपने साथ लेकर आए होंगे। क्योंकि अगर आप इस स्टेप में देर करेंगे
तो आपके मंथली रेंट्स तो निकलते जाएंगे, मंथली मोबाइल एक्सपेंसेस निकलते जाएंगे, मंथली ग्रोसरी के एक्सपेंसेस निकलते जाएंगे। और फ़र्ज़ करें अगर आपने ज़्यादा देर कर वही काम जो आप पहले 2 महीनों में कर सकते थे, अगर आपने पोस्टपोन करके 4 या 5 महीने तक वो लटका दिया, तो आपके पास इतने पैसे नहीं रह जाएंगे रिज़र्व में कि जिससे आप गाड़ी ले सकें। क्योंकि जैसे ही आपने गाड़ी ले ली तो फिर आप उस गाड़ी को सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। अगर आपको कोई और जॉब नहीं भी मिलती तो भी आप इंस्टाकार्ट कर सकते हैं, आप डोर डैश कर सकते हैं, आप स्किप द डिशेस कर सकते हैं, आप ऊबर कर सकते हैं, आप ऊबर ईट्स कर सकते हैं। यहाँ पर काउंटलेस ऑप्शंस हैं। एक बार आपके पास गाड़ी आ जाती है तो आप किसी भी ऐप के साथ रजिस्टर करके अपने आप को कम से कम इतने पैसे ज़रूर बना सकते हैं कि अपना इंतहाई बुनियादी सर्वाइवल यहाँ पर कर सकें। और अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं तो फिर सोने पे सुहागा। क्योंकि फ़र्ज़ करें आप अगर ऊबर कर लेते हैं तो आपकी वाइफ बस चला सकती हैं या ट्रक चला सकती हैं या वो भी ऊबर कर सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या सूट करता है। ये मैं उसी सूरत में बता रहा हूँ, अगर आपको कोई और जॉब नहीं मिलती तो आपने सर्वाइव तो करना है ना। तो सर्वाइवल का यही तरीका होता है कि आप फिर सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाएं। और वो ऐसे ही होता है कि आपके पास गाड़ी हो। जब तक गाड़ी नहीं है आपके पास कनाडा में तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। हमारा गुजारा अब तक इस तरह से चलता रहा है गाड़ी के बगैर कि एक तो मेरी 2 बच्चियां हैं जिनका कंबाइंड चाइल्ड बेनिफिट मुझे ऑलमोस्ट 1400 से 1500 डॉलर पर मंथ आ जाता है। उसके अलावा बाकी मेरी जॉब से मैं इतने कमा लेता हूँ कि वाइफ को कुछ नहीं भी करना पड़ता तो भी हमारा माशाल्लाह पूरा हो जाता है सिस्टम। लेकिन अगर मेरे पास ये जॉब ना होती या फ़र्ज़ करें मुझे चाइल्ड बेनिफिट ना आ रहा होता तो फिर आप अपने साथ प्रूफ ऑफ फंड्स लेकर आए होते हैं, वो तो 5 महीनों की मार है ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए जब तक आपको जॉब नहीं मिलती कम से कम एम फॉर गेटिंग द लाइसेंस। G2 का लाइसेंस ज़रूर आप ले लें कम से कम, अगर आप G नहीं ले सकते। और सबसे पहले गाड़ी लेने की कोशिश करें। यही काम आप पहले कर लेंगे तो पहले से कमाना शुरू कर लेंगे, इसलिए इसको हरगिज़ देर मत कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास ये ऑप्शन होती है, फ़र्ज़ करें कि आप समझते हैं कि आपसे गाड़ी नहीं सीखी जा रही या आपको बहुत इम्पॉसिबल लगता है या आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप चांस ले सकें एक गाड़ी को ख़रीदना अपने प्रूफ ऑफ फंड्स के पैसों में। तो फिर आपने ये करना है कि आते साथ आपने सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस ले लेना है। सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा $150 से $200 आपके लगेंगे और आप 1 हफ़्ते की तैयारी के साथ सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस ले सकते हैं। उसके बाद आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है किसी सिक्योरिटी कंपनी के साथ। जिस भी एरिया में आप लैंड करेंगे वहाँ की सिक्योरिटी कंपनीज़ आप गूगल कर लीजिए, जैसे फ़र्ज़ करें सिक्योरिटी कंपनीज़ इन किचनर या सिक्योरिटी गार्ड कंपनी इन टोरंटो। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ आपको नज़र आ जाएंगी उनमें आप अप्लाई करेंगे। रिलेटिवली ईजी होता है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ले लेना, क्योंकि उनको हर वक्त ज़रूरत रहती है बंदों की। और एक बार आप किसी भी कंपनी के साथ रजिस्टर हो जाएंगे तो फिर जैसे जैसे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी किसी भी सिक्योरिटी गार्ड की तो आपको वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया जाएगा। और सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब आसान होती है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। हाँ ठीक है, डेफिनेटली आपको चौकन्ना और मोहतात तो होना होता है, आपको नज़र तो रखनी होती है, लेकिन फ़िज़िकली डिमांडिंग उस हिसाब से नहीं है ये कि आपको बहुत कोई लेबर वर्क करना है। हाँ, आपको हो सकता है खड़े रहना पड़े या बैठने को भी मिल जाता है, तो रिलेटिवली कूल चिल किस्म की जॉब होती है। और लोग सिक्योरिटी गार्ड का ही काम करके ठीक ठाक पैसे बना लेते हैं। यानी यू विल गेट एनीवेयर फ्रॉम $22 to $26 डिपेंडिंग अपॉन के कौन सी जगह पर आप जा रहे हैं। कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर थोड़ा कम आपको रेट मिल सकता है। अगर आप ओवरनाइट स्टे करते हैं या आप ओवर टाइम लगाते हैं आपको और भी ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड इज़ वन जॉब जो यहाँ पर स्टूडेंट्स भी जिसके लिए एम करते हैं और वो न्यू इमिग्रेंट्स जो दुनिया भर से कनाडा आए होते हैं उनको भी पता होता है कि सिक्योरिटी गार्ड एक ऐसा काम है जो हमें जॉब मिल सकती है। तो आते साथ आपने टाइम वेस्ट किए बगैर जो शुरू में ही आपके पास ज़्यादा सारे पैसे होंगे उनसे सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस ले लें, सिक्योरिटी कंपनी के साथ अपने आप को रजिस्टर करवा लें और कुछ नहीं मिलता तो सिक्योरिटी गार्ड बन जाए। तो आप किसी कार डीलरशिप के पास जाएं। कार डीलरशिप्स आमतौर पे लोगों को ढूंढ रही होती हैं, उनको सेलर्स चाहिए होते हैं, लेकिन क्या होता है कि लोगों के पास ओमविक लाइसेंस नहीं होता। तो आपको ओमविक लाइसेंस लेना होगा। अगेन वो भी 150 से $200 या $250 में आप ले सकते हैं। 1 हफ्ते की तैयारी के साथ आप ओमविक लाइसेंस ले सकते हैं। ओमविक OMVIC। एक बार आप ओमविक लाइसेंस ले लेंगे तो फिर आप किसी भी कार डीलरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको $18 to $22 पर आवर की जॉब आसानी से मिल जाती है। तो ये
दो जॉब्स मैंने आपको बताई हैं जो रिलेटिवली बहुत इजी हैं ढूंढ लेना, जिनके लिए लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड होती है, लेकिन एक बार आपके पास लाइसेंस हो तो आपको काम इजीली मिल जाता है और आप ठीक ठाक पैसे उससे बना सकते हैं। लेकिन इन केस अगर इनमें से दोनों आप कोई भी काम नहीं कर सकते तो फिर ज़रूर अपना ड्राइविंग लाइसेंस लें और फिर आप गाड़ी लेकर ऊबर चलाएं या इंस्टाकार्ट करें या डोर डैश करें या स्किप द डिशेस करें। बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास, स्काई इज़ द लिमिट। और साथ साथ आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करते जाना है। तो होपफुली वो सारी फैमिलीज़ जो पाकिस्तान, इंडिया या कहीं से भी कनाडा आ रही हैं उनको समझ आ गया होगा कि उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट लेना है। यहाँ पर आते ही आप 3-4 दिन तो अपनी थकन उतार लें, लेकिन उसके बाद आपके पास ज़्यादा रेस्ट करने का वक्त नहीं है। शुरू में आप जो काम कर लेंगे वो अच्छा हो जाएगा। अगर वक्त गुजर गया तो आपको रेंट्स आपके निकल जाएंगे, ग्रोसरीज़ के पैसे निकल जाएंगे, और फिर जब आपके पास पैसे ख़त्म होने वाले होंगे फिर आपको एक एक लाइसेंस के लिए पैसे खर्च करते हुए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, बहुत तकलीफ़ हो सकती है और हो सकता है कि आप गाड़ी भी ना ले पाएँ। इसके अलावा मेरा आपके लिए एक ये मशवरा रहेगा कि एम फॉर द सिटीज़ दैट आर not as popular as Vancouver or Toronto, but on the other side they are not as unpopular as Regina और Saskatoon। मतलब अनपॉपुलर इन दिस सेंस कह रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा वहाँ पर आबादी नहीं है, वरना डेफिनेटली भी बहुत अच्छे शहर हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप मिडिल लेवल के शहरों के लिए एम करें। जैसे बेहतर होगा अगर आप एडमिंटन चले जाएं। एडमिंटन का कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है। अल्बर्टा में कहीं जाकर रहते हैं तो वहाँ पर भी आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम आती है, आपको बेसमेंट भी सस्ते में मिल जाएगी। ऐसी ही बेसमेंट जो मैं $1800 में रेंट कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपको $1200 में रेंट करने मिल जाए। तो शुरू में आपका एक डॉलर काउंट करता है। तो हो सकता है आपको वर्क फ्रॉम होम ही जॉब मिल जाए, तो आप इजीली वहाँ पर बैठे भी कर सकते हैं, चाहे आप अल्बर्टा में हैं, चाहे आप एडमिंटन में हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत कल्चर है हाइब्रिड जॉब्स का, जिसमें हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ऑफिस जाना होता है, बाकी आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या टोटली वर्क फ्रॉम होम जॉब्स होती हैं जैसे मेरी वर्क फ्रॉम होम है। तो ऐसे में तो आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी काफ़ी बच जाएंगे। तो एक तो आपने एम करना है ऐसे शहरों के लिए जहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा कम है, अपने लेवल पर रिसर्च कर लें कि कौन से शहरों का कम कॉस्ट ऑफ लिविंग है। और दूसरा, जब जॉब सर्च करेंगे ख़ास तौर पे ऐसे फ़िल्टर्स लगाकर जॉब सर्च करें कि आपको रिमोट जॉब मिल जाए या वर्क फ्रॉम होम मिल जाए या हाइब्रिड वर्क मिल जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बहुत बच जाएंगे। इसके अलावा आपका वक्त भी ज़ाया होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको रोज़ाना 1 घंटा लगाकर जाना और 1 घंटा लगाकर आना नहीं पड़ेगा, बल्कि वही टाइम आप अपने बाकी काम करने में लगा सकते हैं, बल्कि बाकी अच्छी जॉब सर्च करने में लगा सकते हैं, या गाड़ी की प्रैक्टिस करने में लगा सकते हैं, या इनिशियली बहुत से काम होते हैं करने के लिए जो आपको शुरू में करने होते हैं अपने आप को यहाँ पर सेटल करने के लिए। जैसे आपको अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर बनवाना होता है, आपको अपना हेल्थ कार्ड लेना होता है, आपको बैंक अकाउंट्स खुलवाने होते हैं, आपको अपने बच्चों को स्कूल में रजिस्टर करवाना होता है। उसके अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपको चाइल्ड बेनिफिट्स क्लेम करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको वक्त दरकार होता है। तो साथ ही साथ आपको एक और काम करना है कि आपने अपने कोकून या शेल में से थोड़ा सा निकल के लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है, कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश करनी है, और जहाँ तक हो सके आपसे वो लोगों को अपनी सिचुएशन बताएं, खुल के बताएं, और उनसे जहाँ तक हो सके आप मदद हासिल कर सकते हैं वो करें। बिल्कुल शर्माना घबराना छोड़ दें। कनाडा इज़ अ कंट्री जहाँ पर बहुत से लोग बाहर से आए हुए हैं, यहाँ की नेटिव पॉपुलेशन बहुत कम है, तो एवरीबडी कैन रिलेट टू योर सिचुएशन। चाहे आप कितने भी बुरे हालात से गुजरे हैं, नोबडी विल लुक डाउन अपॉन यू। कोई मदद कर सकेगा करेगा, नहीं कर सकेगा नहीं करेगा, लेकिन आप शेयर करते हुए घबराएं या हिचकिचाएं मत। तो ये चंद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। तो मैंने सोचा कि बाकी जो मेरे बहन भाई दुनिया भर से आ रहे हैं, कम से कम उनकी हेल्प हो जाए, उनको ये चीज़ें पहले से पता हो, तो उन परेशानियों से नहीं गुजरेंगे या कम परेशानियां उनके रास्ते में आएंगी जब वो कनाडा में शुरू में सेटल हो रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ क्लियर होगा और आपको बातें अच्छे से समझ आई होंगी। कमेंट्स में माशाल्लाह लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को थम्स अप दे दें, और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।